डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अब्बासी। मैं खुशामदीद कहता हूं मुख्तार अब्बासी यूट्यूब चैनल में। आज बहुत अहम बात हम करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर अल्ताफ़ अहमद सियाल साहब। प्रोफेसर अल्ताफ़ अहमद सियाल जो साहब हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद साइंसी तालीम और PhD USA से और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो हैं वो दौरे पर भी गए हैं। एग्रीकल्चर के माहिर हैं, ख़ास करके वाटर के बड़े साइंटिस्ट हैं और उनकी अच्छी जो बात है वो हमेशा रिसर्च करते हैं। कभी ज़मीनों की रिसर्च करते हैं, कभी जो है वो पानी पर रिसर्च करते हैं। तो आज उनसे हम अहम बात करेंगे। हम उर्दू में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो दोस्त हैं हमारे, जो उनके साथ ये बात शेयर हो सके। हम उसमें अपने पानी का भी केस पेश करेंगे, उसमें सिंध का भी केस पेश करेंगे। साईं डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मुख्तार साहब, मेहरबानी आपने मुझे इनवाइट किया पानी जैसे इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए। थैंक यू साईं। ये तो आपकी मेहरबानी है जो आप जैसे जो पढ़े लिखे आदमी और रिसर्च जो हैं वो हमेशा मैं जब भी फेसबुक पे देखता हूँ तो कभी आप इंडस डेल्टा पे होते हैं, कभी गुड्डू बैराज पे, कभी सखर बैराज पे, कभी लैंड की आप जो हैं वो एनालिसिस करते हैं। तो साईं पहले हम ये आपसे कहेंगे कि सिंध की जो कुल एराज़ी है लैंड की वो कितने किलोमीटर्स में है, और उसमें फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे कि जो हम चौरस है वो स्क्वायर जो है वो कितने किलोमीटर्स में है। और आपके ख्याल में ज़ाहिर है आपके जो हमारी बात है वो ऑथेंटिक तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जदीद टेक्नोलॉजी की तौर पर हम एक बात कर सकते हैं कि उसमें टोटल कितनी ज़मीन जो है वो आबाद होगी, बाकी कितनी ज़मीन जो है वो गैर आबाद होगी। मुख्तार साहब, आपने शुरुआत की बिस्मिल्लाह करके सिंध की ओवरऑल जो है, सिंध की जो टोटल एराज़ी है वो 1,40,900 स्क्वायर किलोमीटर मैंने लेकिन कैलकुलेट किया वो एक थोड़ा 400-500 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा ही है। तो प्लस माइनस वो डिपेंड करता है कि हम जो इंडस डेल्टा है वहाँ पे क्रीक्स हैं वो कहाँ पे बाउंड्री हम जोड़ लेते हैं, इस वजह से। तो हम ऐसे एज ए टोटल हम अगर कहें तो 1,41,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो सिंध है, सिंध को हम जो डिवाइड करेंगे ना वो इसको मुख्तलिफ जो फिज़िकल फीचर्स की बुनियाद पे मुख्तलिफ सेक्शंस में करेंगे। जैसे हमारा ईस्टर्न साइड इसमें सर इसमें अगर उनको हम एकड़्स में डिवाइड करें तो तकरीबन 3,48,00,000 तकरीबन हो जाते हैं। जी 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 जी। तो उसमें हमारा आता है जो ईस्टर्न साइड है वो पूरा थर है, उसको अशुड़ो थर भी है जो ऊपर साइड है, लेकिन इसको ओवरऑल हम थर कहेंगे। उसके बाद जो सेंटर में आता है वो है एरीगेटेड एरिया, जो पूरा एरीगेट होता है कैनाल सिस्टम से। उसके बाद आता है हमारा वेस्टर्न साइड जो हम इसको कहते हैं कोहिस्तान एंड काशो, जो माउंटेनियस एरिया है, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है। और उसमें थोड़ा सा ऐड करें खीरथर जबल जो है, जबल है जी, खीरथर कोहिस्तान भी कहते हैं, सिंधी में हम उनको काछो भी कहते हैं। जी जी। इनको अगर हम वो अपर जाएंगे दादू की तरफ तो ये काशो है, जब लोअर की तरफ आएंगे तो कोहिस्तान है। ओवरऑल इसको हम कहते हैं खीरथर माउंटेनियस रेंज जो है। ओके, ठीक। अब इसका जो साउदर्न पार्ट है वो है इंडस डेल्टा, यानी वो उसको इंडस डेल्टा से भी अगर हम उसको और भी जाएं डीप में तो इसको हम कहें टाइडल फ्लड प्लेन एरिया। वो भी काफ़ी यानी एरिया है जो समंदर के जो लहरों के नीचे है, लेकिन वो कंप्लीट हम उसको खुश्की भी नहीं कर सकते और कंप्लीट उसको समंदर भी नहीं कर सकते, वो भी काफ़ी एरिया। तो हम इसको फिज़िकली इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 डिवाइड, एक हो गया थर, जी, थर जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। एक हो गया थर, एक हो गया कोहिस्तान और काछो मतलब खीरथर जो है, ये 2 हो गया। 3 हो गया इंडस डेल्टा में जो टाइडल फ्लड प्लेन है, क्योंकि इंडस डेल्टा में एरीगेटेड एरिया भी है, वो हम एरीगेटेड एरिया में डालेंगे तो उसको हम कहेंगे जो टाइडल फ्लड प्लेन एरिया, वो इलाका जहाँ पे समंदर की लहरें आती हैं और जाती हैं, वो उसमें सिर्फ मैंग्रोव ही हो सकते हैं और कोई और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये उसके फिजिकल। और अगर और भी हम इसको डिवाइड करें थर को, सपोज तो थर का एक है जो नगर पार्कर वाला है, वो माउंटेनियस है, वो उसको हम थर नहीं कहेंगे, वो स्टोनी है एरिया है, वो थोड़ा है, लेकिन उसको हम थर में काउंट कर लेते हैं।
तो ये 4-5 जो इन सेक्शंस में जो सिंध की फिज़िकली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। हर एक का मुख्तलिफ एरिया मैंने वो कैलकुलेट किया था, लेकिन अभी वो जहन में मेरे में नहीं है कि कितना है। और इसका रेशोज़ भी मैंने शेयर किए थे फेसबुक पे भी कि ये इतना है, इरीगेटेड एरिया इतना है, वो सैटेलाइट की वजह से मैंने कैलकुलेट किया था। कोहिस्तान इतना है, थर इतना है, उनका प्रोपोर्शन कितना है। तो ये डिफरेंट से, लेकिन ये बड़े जो जोग्राफिकली जो उसकी डिवीजन कहें वो सिंध की ये फिज़िकल फीचर की बुनियाद पे जो है। अच्छा, इसमें जो लमसम एरियाज़ है, मतलब वो कंफर्म फिगर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लमसम जो है वो इरिगेशन की जो आबाद ज़मीन है वो तकरीबन कितनी चौरस किलोमीटर होगी? मेरे जहन में अभी वो नहीं आ रहा। अच्छा, अभी नहीं, क्योंकि टोटल जो सबका ना 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा अंदाज़ा है कि ये जो इरीगेटेड है 30 से 40% होना चाहिए इरीगेटेड एरिया। मैं वही तो कहता हूँ, तो वही तो बाकी उसमें जो वो ये जो 35% है, तो अभी हम बात पे आते हैं कि सिंधु दरिया में पानी न होने की वजह से जो 35% इरीगेटेड एरिया है, रफली समझ लें। जी, उसमें इस साल जो है वो कितनी ज़मीन आबाद होगी इस वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा लोअर सिंध है वो अर्ली सोइंग है। यहाँ पे क्रॉप जो है ना वो अपर सिंध से तकरीबन 1 महीना पहले वो शुरुआत हो जाती, सोइंग हो जाती है, उसकी बुआई शुरू हो जाती है धान की या काटन की। अपर में देर होती है। असल में हमारा जो लोअर सिंध है उसमें ज़्यादा अफेक्ट ही होता है, इस वजह से कि यहाँ पे जब ये सोइंग होती है तो उस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी होती नहीं है, और जब पानी की अवेलेबिलिटी होती है तब तक यहाँ पे सीज़न वो ऑफ सीज़न हो जाती है सोइंग की, और की क्रॉप यील्ड पे बहुत लेकिन अपर सिंध बेस का इम्पैक्ट इतना होता है वहाँ पे, लेकिन इतना नहीं होता। तो अभी तक जो है ऐसे समझिए कि 10% भी नहीं हुई सोइंग जो लोअर सिंध में है। पानी है नहीं, शार्टेज है बहुत। और जो पाकिस्तान के सारे बिराजेज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अभी सफ़र कर रहा है वो कोटरी बिराज है, और आज तक उसकी वो जो है मोर देन 50% वहाँ पे शार्टेज है। जी सर, तो आप ये शार्टेज की बात कर रहे थे अपर सिंध और लोअर सिंध की, तो जो लोअर सिंध जो है वो पहले उसकी कास्ट होती है। जी, यहाँ पे जो सोइंग होती है, जो बुआई होती है खरीफ सीज़न में और रबी सीज़न में, दोनों शुरुआत यहाँ से होती है पाकिस्तान। तो जैसे ये सिंध से आप जाएंगे तो पंजाब में इस तरह से इसकी सोइंग होती है हर साल। तो ये पहले इलाका है, तो इसको पानी की ज़रूरत भी सबसे पहले होती है। तो इस हिसाब से कोटरी बिराज को पहले पानी देना चाहिए, इस तरह से आगे अपर सिंध और पंजाब में जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे सोइंग होती है, यहाँ पे शार्टेज सबसे ज़्यादा होती है। आप देखें यहाँ पे जो कोटरी बिराज ने अब तक इस खरीफ में सफ़र किया है, वो इसे समझें कि मिनिमम उसका 50% शार्टेज रहा है। मैंने 50 तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम इसका 65% तक जो है वाटर शार्टेज रहा है। तो ये जो इरसा ने जो एलोकेशन की हुई है हर महीने की 10-10 दिन की इरसा के उसके में वो दी हुई है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है ना वो 60% शार्टेज हुई है। बाकी जो अपना सक्खर है या गुड्डू है वहाँ पे 30 है, 25 है, 35 तक हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो शार्टेज होती है। इस वजह से यहाँ पे जो आपने देखा होगा जहाँ के जो आबादगार हैं, जो हारी हैं, वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि पानी नहीं है। आप देखें सन 19 में 18-19 में इतनी शार्टेज हो गई थी कि यहाँ पे वो मोर देन 50% जो है ना वो ज़मीन इरीगेटेड हुई ही नहीं। तो बहुत यानी जो टैलेंट है पूरे पाकिस्तान का जो इरिगेशन नेटवर्क का वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है शार्टेज की। जी सामिद, तो आपने ये बड़ी अहम बात सुनी कि ये जो लोअर सिंध है ये इसके जो काश्त होते हैं फसल ये पहले होते हैं, यहाँ राइस भी पहले होती है। अपर सिंध में जो राइस होती है वो बाद में होती है, लेकिन आपको मालूम होगा कि यहाँ गोलाची में, बदीन में, सजावल में, ठट्टा में जो राइस होती है वो अपर सिंध से तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले होता है। तो अभी मसला ये है कि जब ये पहले होता है तो शार्टेज का बड़ा जो असरअंदाज होता है वो भी ये लोअर सिंध होती है। तो अभी अल्ताफ़ साहब, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब कह रहे हैं कि अरसा ने तो 40-50% बताई है, लेकिन कम से कम 60% शार्टेज है। 60% शार्टेज की वजह से अभी कोटड़ी बैराज में अभी जो हैं सही, अभी कोटड़ी बैराज में इस वक्त पानी कम से कम कितना होना चाहिए, लेकिन अभी पानी कितना है आपकी नॉलेज में? मेरे हिसाब से जो अभी पानी है वो 11-12 हज़ार क्यूसेक पे चल रहा है, लेकिन होना एग्जैक्ट फिगर मुझे आज की, क्योंकि अब ये नया महीना हो गया ना, तो इस जो जून के 10 दिन है इनकी एलोकेशन जुदा होती है।
मई के एंड तक जो वो मेरे ख्याल 20-24 हज़ार क्यूसिक थी, लेकिन अभी तक जो चल रहा है आज भी वो 10,000 समथिंग क्यूसिक है, यानी 11,000 के अंदर क्यूसिक पानी की है। इस वजह कोटड़ी बैराज में अभी साई की जो है रिसर्च है वो है 10,000 क्यूसिक। आप मालूम करें कि ये तो बड़ा मामला है कि 10,000 क्यूसिक में कोटड़ी बैराज में क्या होगा, क्या अपर ये फुलेली है और बहुत सारे वाह हैं, उनको पानी तो वाकई नहीं मिलेगा, तो वाकई सूरत हाल बहुत ख़राब है। अच्छा सर, तो हम इस पर बात पे आते हैं कि शार्टेज तो हर साल होती है, लेकिन ये शार्टेज पॉलिटिकल भी शार्टेज है, टेक्निकली भी शार्टेज है, गवर्नेंस की वजह, बेड गवर्नेंस की वजह से भी शार्टेज है, और नेचुरली भी क्लाइमेट चेंज की वजह से शार्टेज है। लेकिन आप सबसे क्या समझते हैं कि आया ये इरसा की जो पॉलिसी है उस वजह से ये बड़ी शार्टेज है, या नेचुरली है, या पॉलिटिकली मामलात हैं? क्योंकि पॉलिटिकल मामला तो हैं, जो पीछे वाले इरिगेशन के माहिर हैं अब्दुल रसूल मेमन साहब, इदरीस राजपूत, ये तो सारे कहते हैं कि पंजाब जो है वो पहले पानी हमारे हिस्से का ले जाता है। तो आप उनको कैसे समझते हैं? सर, वो पानी का जो मसला है बहुत पुराना है, ये समझिए कि 2 सदियाँ पुराना है। इन्होंने शुरू में कैनाल बनाए, अपर बारी दोआब कैनाल है, लोअर बारी दोआब कैनाल है। तो पंजाब तब वो जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पंजाब एक ही पंजाब थी, तो उस वक्त भी इन्होंने जो है बाखड़ा डैम बनाने की कोशिश थी। तो उस वक्त इन्होंने ये एंडरसन कमीशन बिठाया, फिर राव कमीशन आया, ये पीरी पाकिस्तान है। तो उस वक्त में उनमें भी ये डिसाइड किया गया कि जो लोअर रिपेरियन है, जैसे जो टेल एंड पे है, जो नीचे वाला जो है पानी लेने वाला, जैसे सिंध है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप पानी ले सकते हैं। जो इन्होंने राव कमीशन है, एंडरसन, उनकी जो है कि आप ऐसे पानी नहीं उठा सकते जब तक नीचे वाले को डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे, तो फिर आप उठा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो भी हुआ देखें, ये 1960 में जो ये सिंतास मुआहदा हुआ, इसमें भी जो पानी के दरिया चले गए इंडिया की तरफ 3 जो है, उसमें हमारा सतलज है, रावी है और थोड़ा वॉइस को जी, सतलज, रावी, ये ब्यास, ये 3 दरिया जो है वो इंडिया की तरफ चले गए। तो ब्यास तो वैसे भी इंडिया में ही सारी बाउंड्री में आता है, वो पाकिस्तान में, लेकिन वो ज्वाइन करता है, वो जो मुआवन दरिया है वो है अपने सतलज मेन रिवर में काउंट की जाती है, लेकिन उसका पानी जो है ना वो अब बिल्कुल वो इंडिया के कंट्रोल में। बाकी जो 3 दरिया बच्चे हमारे पास, वो झेलम है, चनाब है और सिंध है। इसमें भी जो हम कहते हैं कि जो अभी तक इंडिया को उसमें अलोकेट वाटर है, वो उसका 50% ले रहा है। जो अभी तक वो उनको जो दिए गया है प्रोविजन, वो तकरीबन 3.8 है राउंड अबाउट, मैं कहूँ कि वो मिलियन एकड़ फीट उसमें उनको प्रोविजन दिया गया है। लेकिन इंडिया के जो अभी तक वो जो ले रहा है वो 1 मिलियन एकड़ फीट है। तो वो पानी तो ले ही रहा है, लेकिन आइंदा वो और भी लेगा, और हो सकता है क्योंकि वो अपर रिपेरियन है, ज़बरदस्ती भी कर सकता है, उसमें जंग हो सकती है। अदरवाइज़ ये अभी तक मुआहदा चल रहा है तो उस पर काफ़ी हद तक हो रहा है। लेकिन जैसे किशन गंगा काफ़ी मसले आ रहे हैं और वो मसले जाते हैं कोर्ट्स में, तो उसके बाद वो देखेंगे रिज़ल्ट ये आता है कि इंडिया के फेवर में हर दफ़ा आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी हैं। बहरहाल वो तो एक बड़ा इशू है। आगे इस तरफ से काबुल रिवर से पानी आता है, उसमें भी कहते हैं क्या आगे चल के वो डैम, अफ़गानिस्तान में डैम बनेंगे तो पानी की शार्टेज वहाँ से भी होगी। तो फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की शार्टेज होगी। अब जो ये मसला है, जैसे ये 60 में सिंतास मुआहदा बना, उसके बाद जो पैसे मिले उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पंजाब साइड पे सबसे ज़्यादा हुआ। लिंक कैनाल खुले, ये अपने डैम्स बने, तो लेकिन उसमें जो पानी था जो इंडिया को दरिया चलेगी, उसमें सिंध का भी शेयर था। इसलिए क्योंकि वो पानी वो लोअर रिपेरियन था, तो उस हिसाब से पानी सिंध में भी उतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी जो नहीं होने चाहिए थी, नहीं हुई। अब अगर हम लें ये तो पुरानी हिस्ट्री है कि पानी की, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी काफ़ी कमीशन बैठे
और उन्होंने फजल हक कमीशन है, दूसरे कमीशन, तो लेकिन मसला हल नहीं। मसला आके जो सब एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 91 के अकार्ड में, उसमें एक अलोकेट हो गई कि इतना जो है 48 पॉइंट समथिंग है वो मिलियन एकड़ फीट सिंध को मिलेगा, पंजाब को 50.5 पॉइंट समथिंग मिलियन एकड़ फीट मिलेगा। एक यानी सब पे वो एग्रीमेंट साइन भी हो गया, वो चलता भी रहा। उसके बाद वो हर 10 दिन में कितनी हर बैराज को पानी मिलेगा, वो भी उसमें बाद में 6 महीने के बाद मेरे ख्याल सितंबर में, ये मार्च में हुआ है, उसके बाद वो सितंबर में उन्होंने वो फाइनल करके वो उसका एग्रीमेंट का पार्ट है। 2000 में पानी की शार्टेज हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे नहीं चलेंगे, अब हम जो है वो जो इसमें उसका एक है शिकायत शायद 14 है उसकी, जो उसमें है कि जो फ्यूचर में प्लानिंग पानी की जो विरासत होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो 76 से लेके 82 तक है, वहाँ तक की जो एवरेज होगी उस पर हम पानी देंगे। उन्होंने कहा कि अब हम वो दे नहीं सकते पानी, क्योंकि पानी हमारे पास अवेलेबल है नहीं। हमने एग्रीमेंट किया 114 मिलियन एकड़ फीट पे, लेकिन पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो 102 से ज़्यादा है नहीं, तो हम कैसे पानी दें। ये हमने एग्रीमेंट किया था कि डैम बनेंगे तो पानी होगा तो फिर हम इस पे चलेंगे, हम उस पर नहीं कर। फिर उन्होंने 2001 में ज़बरदस्ती वो 3 टायर फार्मूला बनाया कि इस पर वो किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि उसी दौरान 2001 में केपी और बलूचिस्तान को उन्होंने कहा कि ये जब भी शार्टेज होगी ये सुबह उसमें शार्टेज में शेयर इनका नहीं है, पंजाब और सिंध शार्टेज वो शेयर करेंगे आपस में। लेकिन ये हालांकि वो इरसा का के जो एक्ट है उसमें ये नहीं है, इरसा का जो एग्रीमेंट है, जो आप इरसा का नहीं सारी वाटर जो अकार्ड है, तो वाटर अकार्ड के तहत ही इरसा बना है, उसका अंडर अकार्ड के रेगुलेट करे और मॉनिटर करे और प्रॉपर जिसको चाहिए। लेकिन ये बाद में जो है इन्होंने ये सारा किया कि 3 टायर फार्मूला आया। उसमें ये है कि अगर 102 से कम पानी है तो फिर वो हम पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो हिस्टोरिकल है, जो 70 मेरे ख्याल 76 से 82 के दरमियान जो पानी की एवरेज है उसके हिसाब से करेंगे। अगर पानी 114 और के दरमियान है तो फिर 102 वाला पानी हम उस पर करेंगे, और जो 102 से ज़्यादा है वो फिर करेंगे जो अकार्ड में दिया गया उस हिसाब से। लेकिन फिर जो 114 से मिलियन एकड़ फीट से पानी ज़्यादा है तो फिर जो फर्स्ट वाला पार्ट है 102 वाला वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने हिस्टोरिकल के से, 102 से जो है वो उसके पॉइंट दिए गए उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरह से वो 3 टायर फार्मूला इन्होंने परमानेंट कर दिया। तो जब भी शार्ट उसमें क्या है कि सिंध को लॉस होता है, 2 से 3 मिलियन एकड़ फीट कम मिलता है। तो सिंध का है कि आपने जो उसका पॉइंट नंबर 2 है जिसमें वो टेबल बनी हुई है कि इतना सिंध को मिले, उस पर आप जाएँ। पंजाब कह रहा है कि आप मेरे ख्याल पॉइंट नंबर 14 है, उसमें जो दिया गया है कि जो फ्यूचर में जो हम प्लानिंग करेंगे वो करेंगे हिस्टोरिकल बुनियाद पे। सिंध कह रहा है हिस्टोरिकल क्योंकि एक टेबल बनी हुई है उस पर जाएँ। तो ये मेरे ख्याल में 2001 से ये मुसलसल हिस्टोरिकल पे चला है, आज भी शार्टेज है। तो अभी ये, लेकिन वो शार्टेज जो है मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये पूरा सिंध का जो है जो टेल एंड के जो बैराजेज हैं, जैसे कोटली बैराज है और सखर है, और पंजाब के जो टेल एंड का है जैसे पंजनद है बैरेज है और तौसावाल बैरेज है, दोनों बैरेज है। तो मैं देख रहा कितनी शार्टेज है। तो जो तौसा पे वो 10% 11%, यहाँ पे सखर पे वो आ रही थी 37-40, यहाँ पे 60 वो, और उसका जो पंजनद वाला था वहाँ पे सरप्लस में था, यानी वो 10% 12% नहीं किया यार। उनके टेल एंड पे ये चल रहा है, हमारे यहाँ ओवरऑल सिंध की जो है आज ओवरऑल जो सिंध की आज भी जो शार्टेज है वो 36-37, पहले 40 थी, आहिस्ता आहिस्ता डेली जैसे जैसे पानी अब बढ़ रहा है। आज जो है टोटल जो सिस्टम में फ्लो इनफ्लो है ना, वो मेरे ख्याल में 2 लाख और 25 है या लेकिन 2 लाख से ज़्यादा इनफ्लो है। बीच में इतनी शार्टेज हो गई थी कि वो 1,60,000 1,50,000 पे आ गया था। तो उस वक्त भी जो पानी की शार्टेज थी वो सिंध में जो है वो 37-40 हो रही थी, पंजाब में 10-12 हो रही थी। तो शार्टेज इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करें, जो भी है जितनी भी है कुदरती है वो उस पर तो कुछ नहीं कहा सकता है। लेकिन वो जो पंजाब का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सिंध में जो पानी की मेजरमेंट है वो सही नहीं होती, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते, वो पानी के लॉसेस ज़्यादा बताते हैं, पानी ज़्यादा जाता है। तो इस पर उनकी रिजर्वेशन इस पर सिंध कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं है, आप पानी भेजते ही नहीं है, इतना पानी हमारे यहाँ लॉस होता नहीं है।
तो और ज़्यादातर जो पानी लॉस होता है आप पंजनर से रिलीज़ करते हैं और तौसा से करते हैं, तो बीच में जो कच्चे का इलाका पंजाब में आता है वहाँ पे पानी वो लिफ्ट मशीनों से उठा लेते हैं, पानी इसमें ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल ये बड़ी एक वार है बिल्कुल। सामीन, आप डॉक्टर अल्ताफ़ सियाल साहब सुने एजाद व शुमार के साथ उन्होंने बात की है, बड़े रिसर्च भी हैं और उसको मालूमात भी है, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये मालूमात भी लेते हैं। सर, पहले आपने बताया कि 1,41,000 हमचौरस जो किलोमीटर है सिंध की लैंड है, उसमें जो हम कहते हैं लमसम कहते हैं, तो 40,000 उसमें जो है वो थर की ज़मीन जाती है। वहाँ 1 एकड़ 1 किलोमीटर भी जो है वो फसल नहीं होता, काश्त वो होता है बरसात का पानी जब आता है। ऐसे ही जो है वो कोहिस्तान और खीरथर वाला एरिया जो है उसमें भी 1 किलोमीटर ज़मीन भी आबाद नहीं होती है, वो भी बरसात और जबल से जो पानी आता है। तो ये 80,000 तो ये गए, 20,000 एकड़ हमचौरस किलोमीटर जो है वो डेल्टा है। तो डेल्टा में भी आप अभी देख रहे हैं कि वहाँ जो है सूरत हाल समंदर आगे आता जा रहा है, तो उसमें भी कोई भी 1 एकड़ भी जो है वो आबाद नहीं होता। बाकी बचे तकरीबन 40,000 हमचौरस किलोमीटर, वो है एरिकेटेड एरिया। तो सिंध की सामिन, सिंध की जो GDP है, सिंध के जो ज़राए हैं मुआशात, वो सिर्फ एग्रीकल्चर है। अभी एग्रीकल्चर में ये जो एरिकेटेड एरिया है ये है 40,000। उस 40,000 में से तकरीबन गुज़श्ता 40-50 साल से 50% ज़मीन आबाद होती है, 50% ज़मीन आबाद नहीं होती। ये पानी की शार्टेज की वजह से, पानी की शार्टेज की वजह से हमारे जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी निमकीन हो गया है, तो वो भी हमें लॉस है। पंजाब को 3 एडवांटेज है। एक तो एडवांटेज ये है कि वो अपर में है, पहले पानी उनके पास आता है। दूसरा उसको एडवांटेज है कि उसका जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो पीने के भी लायक है और काश्त करने की भी लायक है। तीसरा जो उनको एडवांटेज है वो उनकी सनत है। तो ये तीनों एडवांटेज है। सिंध में तो ये तीनों एडवांटेज नहीं है, तो सिंध की GDP किससे बनेगी, सिंध की मुआशात अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी, यहाँ तो बहुत बड़ा कहत होगा। इसी सूरत हाल में भी पंजाब जो है वो अपने हिस्से का पूरा पानी लेता है। अभी आपने साईं प्रोफेसर साहब की बातें सुनी कि जहलम पे जो है वो सरप्लस है, तो यहाँ जो है वो 60% जो है वो लॉसेस हैं। तो इस पे सर मुआशात पे कितना असर पड़ेगा, और ये जो शार्टेज है, इस शार्टेज का जो है अगले दिनों में कितना इस सिंध पर GDP पर असर पड़ेगा, और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, आप थोड़ी सी मुख्तसरन बात करें। मुख्तार साहब, ये जो हमारा सिंध का है ना, सिंध जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। उसकी जो लाइवलीहुड जो काफ़ी जो है मेजॉरिटी पीपल की, वो डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चर में से ही हमारी लाइवलीहुड है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो पूरा सूबा बैठ जाएगा। खुदा ना करे इस मरतबा अभी जो है कल से पानी की बेहतर सूरत हाल हो गई है, खुदा करेंगे बारिशें होंगी। लेकिन लास्ट जो लोअर सिंध को है वो हो गया, क्योंकि वो की सीज़न ऑफ होती जा रही है, अभी पानी नहीं है गया। और वहाँ से पहुँचते आज जो है ना उन्होंने तरबेला का पानी भी से भी वहाँ पे जो है काफ़ी बढ़ाया है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे उसको 10-15-20 दिन, लेकिन यहाँ पे जो सोएंगे वो लास्ट। अब सिंध की जो GDP है वो डायरेक्टली वो डिपेंड करती, क्योंकि सनत इतनी है नहीं जैसे आपने कहा। वो एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर को स्मार्ट एग्रीकल्चर पे ले जाना होगा, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना होगा, तब जाके जो है हम जो ना सिर्फ अपने कंट्री की, अपने मुल्क की, अपने सूबे की, उसके बाद अपने मुल्क की, बल्कि बाहर कोई हम एक्सपोर्ट करके और फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर सकेंगे। तो एग्रीकल्चर का डिपेंड है पानी पे। पानी में जो सिंध का है वो पानी सिंध का आपको पता, जैसे आपने बताया कि वो ग्राउंड वाटर जो है वो सही नहीं, वो नमकीन है। अब उसमें मैं कहूँगा कि इस रफली कर लेते हैं कि उसका 75% जो है वो सेलाइन है, 25% एराजी जो है उसका पानी ठीक है, वो हम पंप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक इशू है जो थोड़ा सा रिपीट करें। सिंध की जो ज़मीन है वो 25% सिंध की ज़मीन, सिंध का जो ग्राउंड वाटर वो
25% वो उसमें फ्रेश वाटर है, यानी पानी वो पीने के लायक भी है, आप इरिगेशन भी वो 25%। बाकी जो 100% 75% है वो पानी जो वो सेलाइन है, वो नमकीन है, न पी सकते हैं, न इरिगेशन। अब जो 25% पे हम देखें तो उसमें के जो ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर एक तह है फ्रेश वाटर की, जो 75 को तो आप छोड़ दें, वो तो काम का ही नहीं। जो 25% है तो उसका जो एक तह है वो फ्रेश वाटर है, उसके नीचे फिर से लाइन है। अच्छा, उसके बाद नीचे फिर से लाइन है। अब क्या करेंगे, अगर आप ट्यूबवेल अपनी ज़मीन में लगाएंगे, उसको 24 घंटे आप चलाएं, अभी आपने चलाया, पानी चेक कर लें, सपोज वो पानी बहुत अच्छा है, 24 घंटे के बाद आप चेक करेंगे उसकी पानी की क्वालिटी आस्ता आस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे से पानी वो आता जाएगा, वो जो सेलाइन है, क्योंकि जो सेलाइन वाटर होता है वो हेवी होता है, उसमें नमकियात होती हैं तो वो नीचे होता है, और ये फ्रेश वाटर उसके ऊपर बनाता है। अब वो जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आता है, वो रिचार्ज होता है, जो नदी नाले हैं, रिवर इंडस है, जो हमारा पूरा कैनाल सिस्टम है, जो शाखें हैं, जो ब्रांचेज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर, वो रिचार्ज करते हैं इन इलाकों में। अब इन्होंने क्या किया, एक मिस प्लानिंग है ना कि इन्होंने वाटर कोर्स पक्के करने की, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि प्लानिंग नहीं है यहाँ पे है कि बाहर से पैसा आए, हम उसको कैसे यूटिलाइज, पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। इन्होंने क्या किया, वाटर कोर्स पक्के कराएं सारे इलाकों में पक्के। बाबा उन इलाकों में आप पक्का ना करें जहाँ का ग्राउंड वाटर सही है। मुख्तार साहब, ये जो मुख्तलिफ जो वाटर कोर्स लाइनिंग की प्रोजेक्ट है कि पानी को बचाया जाए और वाटर कोर्स और कैनाल इनको लाइन किया जाए, यानी पक्का किया जाए, तो पानी जो है वो बचाया जाए। तो इस हिसाब से इन्होंने वो प्लानिंग की नहीं, क्योंकि अब ग्राउंड वाटर सिंध का जो है वो 75% एरिया का जो है वो सेलाइन नहीं, पहले ही वो खारा है, वो पीने के काबिल नहीं है, इरीगेशन के काबिल नहीं। जो भी बचा हुआ है तो उन इलाकों में भी इन्होंने कहा कि उसको करें। उन्होंने वो एरिया सेलेक्ट नहीं किया कि किन इलाकों में लाइनिंग करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, वो नहीं किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ पे वो जो रिचार्ज हो रहे थे, जहाँ ग्राउंड वाटर सही था, वो भी ख़राब हो गया। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, लाड़काना में राइस के बीच में से राइस कैनाल बहता है, इन्होंने बिना प्लानिंग के उसको पक्का कर दिया। अब जो लाड़काना का, हालांकि वो लाड़काना है भी है जो राइट बैंक बिल्कुल इंडस पे, लेकिन वो जो मेन उसका रिचार्ज था वो था दादू कैनाल, सॉरी ये राइस कैनाल। तो राइस कैनाल का पानी वो बंद हो गया, तो उस हिसाब से वो जो है वो लाड़काना का पूरा पानी जो है वो ख़राब हो गया है। अब कहीं कहीं भी अच्छा पानी है, नहीं तो वो ग्राउंड वाटर उसका इम्पेक्ट हुआ है। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ जो 25% जो ज़ेर ज़मीन पानी था वो मीठा था, तो इसने वाटर कोर्सों की वजह से वो भी बड़े मुतासर हुए हैं। वाकई हमारा भी लाड़काना में बहुत आना जाना होता था। लाड़काना शहर का कभी बहुत बड़ा जर जो था, ज़ेर ज़मीन पानी मीठा था, अभी वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। अभी जो ये 25% ज़ेर ज़मीन मीठा पानी है, उसमें कच्चा भी आता है, ख़ास करके कच्चे का पानी जो है वो मीठा है। तो वो आप निकालें तो बाकी सिंध में जाएगा कोई 5-7% कोई ज़मीन आएगी ऐसी जहाँ कोई मीठा पानी निकलेगा। वो भी वो है जहाँ कोई कैनाल होता है या कोई अच्छी आबादी होता है। तो ये टेक्निकल मामला हैं, इनको वाकई ये सोचना चाहिए। वाटर कोर्स वहाँ बनाने चाहिए थे जहाँ वो नमकीन है पानी। तो बहरहाल ये इंजीनियरिंग की गलती है। अभी ये किससे मामला हल होगा कि ये जो इरसा का मामला है, पंजाब और सिंध के पानी के बीच में जो ये कंट्राडिक्शन है, सिंध के अवाम को क्या करना चाहिए? अगर ऐसी सूरत रही तो सिंध तो आस्ता आस्ता जो है दिन ब दिन पीछे चली जाएगी। असल में क्या है कि हमें चाहिए, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है जो अर्ली खरीफ होता है, मई, इस पर पानी शार्टेज हो जाती है। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने बहुत हर साल यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, प्रामिसेस में वो जो चपकलिश हो जाती है। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक मुल्क के रहवासी हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पानी की जब शार्टेज होती है तो पानी की वो आप जो कहते हैं ना, पानी पे जंगें होती हैं, तो फिर वो हो जाता है कि पानी एक सूबे में पानी की जो शार्टेज वो सफ़र कर रहा है 10% और एक जो है वो 40%, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो अब सिंध को भी जो है वो अपने कुछ रिजर्वायर्स करने पड़ेंगे। जैसे ये काफ़ी अरसे से एक पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो मंशर लेक है, मंशर लेक पे इनको काम करना चाहिए। मंशर लेक को एक रिजर्वायर के तौर पे, डैम के तौर पे यूज़ करना चाहिए,
और यहाँ पे सिंध बैराज का प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, वो दयालक से भी पहले का है कि सिंध बैराज सिंध नहीं, ये सेवन बैराज, सेवन बैराज बनना चाहिए। ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर अमल हो नहीं रहा। वहाँ पे अगर ये सेवन बैराज बनेगा ना तो मंछर भी उससे भर जाएगी, और मंछर की कैपेसिटी इस वक्त भी जो है तकरीबन 1 मिलियन एकड़ फीट के राउंड अबाउट है। इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए तो फिर ये जब वो शार्टेज का पानी हो, जब हो लोअर सिंध को ज़रूरत पड़ती है, ये गुडू को, इसको कोटरी बैरेज को, तो वो पानी उस वक्त यूज़ किया जा सकेगा जब ये मई जून में ये शार्टेज। तो ये एक बेहतरीन एक प्रोपोज़ल है कि आप सेवन बैराज बनाएं, और उसको जब मानसून की फ्लड्स होती हैं, रिवर एडस में काफ़ी पानी होता है, तो उसको मंछर को भरें, और अप्रैल मई जून में वो पानी आप इसको दें अपने कोटरी बैरेज को। लेकिन अब क्या मोटिव हैं, क्या प्लानिंग है, वो बड़े लोगों के बड़े दिमाग होते हैं कि सिंध के लोगों ने कोई डिमांड भी नहीं की, कहीं से डिमांड भी नहीं आई, अचानक वो फैसला करता है बाबडाज के कि हम सिंध बैराज बनाने जा रहे हैं इंडस डेल्टा में। अब भाई किसने कहा? वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल कमी, कोई भी नहीं करा कि हमें बैराज चाहिए। सिंध बैराज का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या, वही किसी को फ़ायदा होगा? वो अब उनकी प्लानिंग ज़ाहिर है, वो तो बड़े हैं, उन्होंने वो तो कुछ तो सोचा होगा, लेकिन वो जो है पूरा डेल्टा का जो है उसकी वो फाइल को रॉइन कर देगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। वैसे भी वो मैंग्रोव पहले ही कंडीशन की थी, लेकिन उनको वो पानी भी मिलना बंद होगा। पानी तो है ही नहीं, काफ़ी दिनों से वो 200 क्यूसिक पानी इस मरतबा इन्होंने छोड़ रहे हैं बिलो कोटरी, लेकिन उस पर भी एतराज़ ऐसा करेंगे, वो कर रहे हैं कि ये पीने का पानी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इस पर भी वो कर रहे हैं। तो आगे चल सिंध बैराज में पानी कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए लॉन्ग टर्म में कि इनको जो है बसों पे सेवन बैराज जो है वो होगा, इस पर वो मंछर को एज रिजर्वायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत एक खूबसूरत बात कही है, जो हमारे जहन में भी पहले कुछ दिनों से ये आ रही थी। ये सिंध बैराज बना रहे हैं कोटरी बैराज से नीचे एक लोअर की तरफ, मतलब ये तकरीबन सिजावल की नज़दीक कोई, सिजावल से भी नीचे है, सिजावल के भी नीचे है। उससे इनका सर डॉक्टर साहब, उसमें इनका जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि ये उनमें से एक इलाका बनाना चाहते हैं ये, क्योंकि इनकी जो नज़र होती है वो 100 साल आगे तक की नज़र होती है। जैसे ये बारिया टाउन बना रहे हैं, जैसे ये झिरक झम्पीर की ज़मीन पर कब्ज़ा, ये कराची की ज़मीन पर कब्ज़ा, ये सिजावल की ज़मीन पर कब्ज़ा। आपने ये पहले भी सुना होगा कि सिजावल की कुछ ज़मीन जो है वो किसी को दे भी रहे थे। तो ये सिंध बैराज जो बनाने का मंसूबा मेरे जो ख्याल में है वो ये है कि ये उन इलाकों को ये आबाद करना है। लेकिन बात हम समझते हैं कि भाई हमारे पास भी टेक्निकल किस्म के आदमी मौजूद हैं, वाटर एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं। आपने ये जो सेवन बैराज वाली बात की थी, ये 100% मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि अगर सेवन बैराज बनेगा, ये मंछर डैम बनेगा, मंछर का पानी साफ़ होगा, तो उससे क्या होगा कि ये जो मई जून में ये जो पानी की होती है किल्लत होती है वो भी पूरी होती है। तो जो डैम या जो बैराज जिसके फ़ायदे होने चाहिए वो ये नहीं रहे हैं, और बना वो रहे हैं जिसमें हमें कोई आबादी सिद्धी आवाम को फ़ायदा। मिसाल ये गाज डैम है, अगर गाज डैम बन गया तो गाज डैम से बहुत सारी आबादी जो है वो आबाद भी हो जाएगी। ये जो नए का पानी है वो नहीं बना रहे हैं मच्छर। अगर आप इस पे मैं अवैध साहब, इसमें मैं थोड़ा मेरा मुख्तलिफ है आप। ओके। उसमें ये है कि जो गाज डैम है, गाज डैम तो बनेगा, वैसे भी आबादी इस पे हो रही है, लेकिन बनेगा पानी से, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा मंछर पे, क्योंकि जो मेन सोर्स है मंछर को भरने का वो गाज है। जब पानी आता है तो वो पसो पेश वो पानी आके मंछर में आ रहा है। मंछर पहले ही उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, अब वो पानी भी हम बंद कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ हम 40 क्यूसिक उसमें से वो करेंगे, पाइपलाइन में से हम देंगे 40 क्यूसिक को भरें। मंछर की बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी भी देखें उसका जो ये हम कहते हैं ना कि RBOD ने रॉइन का RBOD का पानी अब कम आ रहा है, तो मंछर इस वक्त जो है ना 40% सूख चुकी है इस वक्त। तो वो आप वो भी बंद करें, RBOD को भी आप लेकर जा रहे हैं इधर, क्योंकि वो ठीक है। कभी गाज डैम पे फिर हम डिबेट करेंगे, और उसमें भी हमारे भी कुछ हैं मामलात हैं, वो और मसला है। लेकिन आपके नज़र में मच्छर के पानी का ठीक होने का आपके पास कोई सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन ये है कि पहले तो ये RBOD का जो पानी आता है ना,
जो अब मेन सोर्स ये बचा है इसका भरने का, ये जो है ये नहीं छोड़ना चाहिए इसमें। इसको या तो आप जो दादू कैनाल की टेल एंड पे दादू इतना पानी पहुंचाएं कि ये पानी इसमें से आए, या जो जैसे इन्होंने RBOD वहाँ से अपने वारा कैनाल से पानी इसमें दिया था, कौन सा कैनाल था जो लाड़काना और कंबर शहजादकोट और दादू की बाउंड्री पे आता है, दामरावा, वहाँ से भी इन्होंने पानी देने की कोशिश की थी, लेकिन वो बीच में पानी वो लेकर गए। लेकिन ये एक ये होगा कि आप रिवर इंडस से पानी दें, पंप करके, इतना पंपिंग स्टेशन सोलर सिस्टम लगाए क्या। दूसरा ये है कि जब पानी की हाई होती है लेवल वाटर की उस वक्त आप भर दें इसको। बाकी ये जो आता है RBOD का पानी में प्लानिंग ये थी कि पहले तो ये कनेक्ट करती थी 2 लेक्स को, एक तो मंछर और अपर पे हमल होती थी, तो जब हमल में ज़्यादा भरती थी तो ये पानी इसमें आ जाता था। फिर उन्होंने क्या किया कि वो बापडा ने सारे लाड़काना और दादू का पानी भी इसमें डाल दिया कि वो मंछर में जाए, जो ड्रेनेज का पानी है। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब आए जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने क्या उन्होंने कहा कि नहीं, बलूचिस्तान पे भी हम ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा कर दिया उन्होंने, और ये पानी हम छोड़ेंगे जाके समंदर में। अब वो जो फेज़ था वो बाद में बनना था, पहले ये समंदर वाला ये जो अभी पड़ा हुआ है फेज़ जो 2 है वो बनना था। फेज़ 2 बना नहीं, फेज़ 3 बन गया। अब वो बलूचिस्तान का भी पूरी जो वहाँ पे ड्रेनेज नेटवर्क के साथ ज़बरदस्त ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने बनाया कि वो पूरा का पूरा पानी आके मंछर में पड़ता है। मंछर की तबाही ज़्यादा उस वक्त से शुरू हुई। सही बात, क्योंकि वो पानी जो वहाँ पे जाना चाहता है वो समझ इसमें, क्योंकि फेज़ 2 तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, फेज़ 3 कंप्लीट हो गया। तो अब ये पानी इसमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी उसमें बहुत हम उसमें कहते हैं कि पंजाब का आता है, मेरे हिसाब से पंजाब का पानी इसमें नहीं आता, कोई ऐसी नहीं जगह जहाँ से इसमें पंजाब का पानी, लेकिन बलूचिस्तान का आता है। लाड़काना, कंबर शहजादकोट है, अपना ये दादू है और जामशोरा का ये पानी इसमें आता है, लेकिन ये पानी में नमकियात इतनी है कि वो वहाँ पे बिल्कुल कर देता है। इस मौके की मुनासबत से आखिर में हम कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, हम इकट्ठे मैसेज दें सारी सिंध के अवाम को, जिसमें एक बड़ी अच्छी बात की कि हमें 7 डैम पर जो है वो ज़ोर देना चाहिए। उसके बाद जो है वो इरसा पर ये ज़ोर देना चाहिए कि जब पानी बढ़ जाता है तो उसमें भी शेयर करें, और जब पानी कम हो जाता है तो उसमें भी उनको शेयर करना चाहिए। वो असल में वो फार्मूला दिया हुआ है कि अगर पानी सरप्लस में है तो 37% पंजाब को मिलेगा, 37 सिंध को मिलेगा, और 14 मिलेगा अपना बलूचिस्तान को, और शायद 12 है वो KP को मिलेगा। वो फार्मूला दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट प्रॉपर करें। जब शार्टेज है तो शार्टेज इक्वली शेयर करें, अपना वो ना बनाए कि KP को भी उन्होंने आज़ाद कर दिया, बलूचिस्तान के बाद पंजाबी शेयर वो उतना नहीं ले रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वो यानी इरसा का जो है इसका सारी अकार्ड जो है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें। एक और जो सिंध के हवाले से सिंध को जो सिंध गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए कि वाटर कंजर्वेशन कैसे हो। अब जो जुल्फ़िकार साहब एक बात है, आप देखें एडवर्टाइज पे आती है यहाँ पे कि आप ड्रिप इरीगेशन लगाएं, बड़ी कैंपेन चलती होगी, आपने सुना होगा ड्रिप। आम फार्मर को इतना पता नहीं है, मैं जानता हूँ कि इसके कितने नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं कि ये फ़ायदा है हर वक्त। ड्रिप आप लगाएं, कोहिस्तान में लगाएं, काशे में लगाएं, थर में लगाएं, बिल्कुल इरीगेटेड एरिया में लगाएंगे तो ज़मीन आपकी वो हो जाएगी, खारी हो जाएगी, कलराठी हो जाएगी, क्योंकि पानी नमकियात यहाँ की वो टेम्परेचर ज़्यादा है, नमकियात ऊपर आ जाता है। उसको आपको फ्लड इरीगेशन चाहिए, फ्लड इतना ज़्यादा भी ना दे, लेकिन फ्लड इरीगेशन चाहिए। आप ड्रिप देंगे, पानी आपकी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, एक साल में नहीं होगी, दूसरे साल में ज़रूर होगी, और पानी इतना वो जो ज़मीन नीचे जाएगा नहीं, और आपका जो आप इरीगेट करते हैं इसी से नीचे ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होता है, यानी वो भर जाता है, जो जर जो है वो भर जाता है, वो भी नहीं भरेगा। तो जो इरीगेटेड एरिया उसमें इसको प्रोपेगेट ना करें, ड्रिप को जो है आप करें जहाँ पे रियल शार्टेज है, जैसे कोहिस्तान है, थर है, कराची का जो ये गडाप वाला इलाका है, इनमें इनकी बहुत ज़रूरत है, ड्रिप की है, स्प्रिंकलर है। लेकिन इरीगेटेड एरिया में नुकसान हमें देगा ये। आप जहाँ उनमें लेके हमें करें जहाँ पे वो नीचे ज़मीन वो सही नहीं है, ग्राउंड वाटर सही नहीं है, उनमें आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वो ग्राउंड वाटर सही है वहाँ पे ये प्रोपेगेट ना करें। और फार्मर्स आप देखें, फार्मर्स भी नहीं, मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे जामशोरों में, हालांकि जामशोरों वाटर स्केर्स एरिया है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में लगाया, मेरान यूनिवर्सिटी वालों ने फार्मर को जब पैसे मिल रहे थे वो लगाया, जैसे ही उन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद हो गया उन्होंने उसको खींच के उखाड़ के फेंक दिया कि उसमें मुझे फ़ायदा ही नहीं तो मैं क्यों लगाऊँ। तो इसीलिए आप ड्रिप, ये आज की बात नहीं, ड्रिप आज से 20-25 साल से चल रहा है, लेकिन कितने आपने देखे कहाँ पे कितने एरिया 1% पे भी नहीं है, एक में, तो वो इसलिए नहीं करते।
मेहरबानी। डॉक्टर अल्ताफ़ सियाल साहब, आपने डॉक्टर अल्ताफ़ सियाल साहब की बहुत जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में और इस वक्त की मौजूदा जो सूरत हाल है, पानी की सूरत हाल है, जो ज़मीन की सूरत हाल है, जो ज़ेर ज़मीन पानी की सूरत हाल है, तो उस पर बहुत खूबसूरत और अच्छी बातें आपने सुनी और मैसेज भी, इस वीडियो में मैसेज भी है कि सिंध को क्या करना चाहिए, सिंधी अवाम को क्या करना चाहिए। इनकी गलत इंजीनियरिंग की वजह से भी हमें बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे पक्के वाटर कोर्स वाला मामला है उसका और बहुत सारे और मामलात को। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़रूर सुनेंगे भी और शेयर भी करेंगे। और आखिर में हम आप दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि ऐसी वीडियोस जिसमें आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो, क्योंकि ये जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें ज़ाहिर है तो हमें भी उसमें उस पर जो है वो गामज़न होना चाहिए। तो मेहरबानी करके हमें हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जाते जाते इस घंटी के बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर ऐसी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके साथ शेयर हो। मेहरबानी आपकी। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।